इंटर्नशिप एक ऐसा फेज जो कि आपको स्टूडेंट लाइफ से डॉक्टर में तब्दील करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें ऐसे चाहिए जो कि आपके पास होना ही होना चाहिए, कुछ ऐसे स्किल्स जो कि आपको हमेशा जानना चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इंटर्नशिप के पीरियड में, और हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो पोस्टिंग्स हैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है और वहाँ पे कौन कौन सा ऐसा स्किल है जो कि आपको ऑन द टॉप रखेगा, वो हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर स्वमेर और आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक रियलिटी चेक दे दूं। इंटर्नशिप एक वैकेशन नहीं है। यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है जो कि आपको किताबों में 6 साल में नहीं सीख सकते। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे स्किल सीखने को मिलेंगे जो कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और आपको फ्यूचर में हेल्प भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या ऐसे चीज़ें जो कि आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले एक स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पोस्टिंग में आपको हेल्प करेगा। और एक फैंसी स्टेथोस्कोप आपको नहीं चाहिए, ज़्यादा प्राइस वाला आपको नहीं चाहिए। एक डिसेंट स्टेथोस्कोप चाहिए लेकिन वो अपना काम करता हो। मैं यहाँ पे ब्रांड्स का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग अच्छे से चूज करके एक स्टेथोस्कोप ले सकते हैं। देन आप लोगों को चाहिए एक नोटपैड और एक एग्जाम बोर्ड। नोटपैड इसीलिए क्योंकि आप लोगों को जो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जब भी पोस्टिंग्स चल रहा है, जब भी आपका राउंड चल रहा है, वहाँ पे आपके सीनियर्स, प्रोफेसर्स जो भी आपको बोलेंगे कि बेड नंबर 30 पे आपको एक कैनुला लगाना है, बेड नंबर 30 पे आपको एक एनजी ट्यूब लगाना है, तो आप सबको याद नहीं रख सकते। तो एक नोटपैड पे आप नोट करते रहिए। और एक एग्जाम बोर्ड इसीलिए क्योंकि वहाँ पे आप अपने साथ जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि किसी को आपको इन्वेस्टिगेशंस देना है, तो इन्वेस्टिगेशंस का कुछ 5 से 10 पेजेस वहाँ पे आप एक्स्ट्रा रख लीजिए जो कि ब्लैंक हो। वहाँ पे आप पेशेंट का नाम लिख लीजिए और अपना साइन करके उनको दे दीजिए जो इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे बोला जा रहा है। तो इससे आपका जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको बाद में जाके वो काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम खत्म करके ही जाना रहता है आपके पोस्टिंग से। देन प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के लिए कुछ यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं। पोस्टिंग से जाने से पहले कुछ रिवीजन कर सकते हैं अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस भी किए जाएंगे प्रोफेसर लोगों से कि ये पेशेंट का ये सिम्टम्स है, जो कि बेसिक चीज़ें होते हैं। ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज़ आपको पूछेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उनको पहले पूछेंगे, इसके बाद आपको कुछ सिखाने के लिए आपको पूछेंगे। आपको अगर नहीं पता तो ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है, वहाँ पे आपको सीखने को भी मिलेगा। और देन आप कुछ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मेडस्पेस, अप-टू-डेट, मेडलैक। ये सब कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो कि आपको क्लिनिकल स्किल्स आपको बताएंगे, और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी हैं जहां पे आपको क्लिनिकल स्किल्स सीखने को मिलेंगे। और इंटर्नशिप में मैं आपको बता दूं कि इंटर्नशिप में सबसे ज़्यादा काम आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटर्न से आपके सीखने का टाइम है और सबसे कम क्रेडिट भी आपको मिलेगा। लेकिन इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, इसको पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि कोई अगर गलती भी हो गई तो भी आप रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये देना है कि आपसे गलती ना हो, क्योंकि एक पेशेंट का लाइफ इसमें डिपेंड करता है। और आप लोग कैसे सीख सकते हैं वो हमेशा देखते रहिए, और जो भी प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, जो भी प्रोफेसर बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी राउंड जब हो रहा है तो अच्छे से सुनिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि कैसे राउंड खत्म हो हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। राउंड जब चल रहा हो तो अच्छे से सुनना है, और आपको कुछ अगर एक नया चीज़ सुनने को मिल रहा है, नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, तो कुछ नोट कर लीजिए। कुछ अगर आपको लग रहा है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, नोट कर लीजिए, बाद में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, जो बाद में जो पोस्टिंग्स होंगे या आपके फ्यूचर में क्लिनिकल स्किल्स अपग्रेड करने के लिए। अभी आ जाते हैं एक एक डिपार्टमेंट करके आपको क्या क्या ऐसे जो इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो जानना होगा। सबसे पहले आ जाते हैं सर्जरी में। सर्जरी पोस्टिंग एक ऐसा पोस्टिंग है जिसमें कि मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा काम रहता है, लेकिन मेडिसिन से थोड़ा कम काम रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं जो कि आपको स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप वहाँ पे सूचरिंग सीखते हैं। सूचरिंग आपको, आप अगर यहाँ पे सीख गए तो आप गायनी में आपको सूचरिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देन आप यहाँ पे नॉट्स लगाना सीखेंगे, टाइप्स ऑफ नॉट्स सीखेंगे। देन आप यहाँ पे बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स को अप्रोच करना सीखेंगे। आप वहाँ पे जब भी रेडी हो, ओटी जब भी आपका हो, ओटी कुछ 1-2 दिन रहता है हफ्ते में, तो उस टाइम पे आप रेडी रह के आपका जो एप्रॉन है या स्क्रब है वो पहन के रेडी रहिए और जल्दी ही चले जाइए। और वहाँ पे जो एनेस्थेटिक टीम होंगे, एनेस्थीसिया वाले टीम होंगे, वो आपको वहाँ पे बहुत कुछ सिखाएंगे कि कौन कौन सा एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, लंबर पंक्चर कैसे किया जाता है,
वो सब आपको करना नहीं है, लेकिन आप अगर सीखेंगे तो आपको बाद में वो हेल्प करेगा। और आपको इन्फॉर्मेशन अगर हो तो आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाएं तो आपको ये हेल्प करता ही करता है, क्योंकि एनेस्थीसिया कोई भी सर्जरी, गायनी में हो, कोई भी सर्जिकल ब्रांच हो, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा ये। देन आप सर्जरी में सीखेंगे कि मोस्ट कॉमन कौन कौन सा ऐसा डिजीज है, कौन कौन सा ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि परफॉर्म किया जा रहा है और उसको अप्रोच कैसे किया जाता है। जैसे कि अपेंडिसाइटिस को कैसे अप्रोच किया जाता है, देन मैकबर्नीस पॉइंट कौन सा है, कहाँ से कैसे उसको डिटेक्ट करना है, वो सब आप सीखेंगे। ड्रेसिंग आप सीखेंगे, और ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसीजर है लेकिन बहुत लाइफ सेविंग प्रोसीजर भी है, और आपको प्रॉपर प्रोसीजर आपको जानना होगा। आप जब भी जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, जब भी आप कोई ऊंट को क्लीन कर रहे हैं, कोई सर्जिकल वुंड हुआ है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर वहाँ पे हुआ है और आप उसको क्लीन कर रहे हैं, तो इनवर्ड से लेके आउटवर्ड तक वहाँ पे जाया जाता है, क्योंकि आउटवर्ड से इनवर्ड अगर आएंगे तो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, बाहर का जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो आने का चांसेस रहता है। तो ऐसे छोटे छोटे स्किल्स जो हैं वो आप डेवलप करेंगे अपने में। आप यहाँ पे सीखेंगे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, जो कि आप जब नीट पीजी एग्जाम भी देंगे तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। कौन सा सीजर है, कौन सा आर्टरी फोर्सेप है, कौन कौन से फोर्सेप का नाम मॉस्किटो फोर्सेप है, कौन सा क्या है, वो सब आप वहाँ पे सीख जाएंगे। देन अभी आ जाते हैं मेडिसिन में। मेडिसिन एक ऐसा है जिसमें कि आपको नाइट ड्यूटी भी पड़ेगा, इमरजेंसी भी पड़ेगा, आप लोगों को प्रेस्क्रिप्शन लिखने को भी मिलेगा, आप लोगों को कुछ प्रोसीजर करने को भी मिलेगा। तो वहाँ पे आप रेडी रहिए कि फॉलिस कैथेटर कैसे डालना है, एनजी ट्यूब कैसे डालना है, और जो प्रॉपर प्रोसीजर है कैसे अप्रोच करना है वो सब आपको जानना है। जैन जो कॉमन डिजीजेज है उसके जो कॉमन प्रेस्क्रिप्शन है वो भी आपको जानना होगा, क्योंकि कभी कभी प्रोफेसर्स नहीं होंगे, पेशेंट आपको आके कोई कॉमन सिम्टम्स बताएंगे, वोमिटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक्स्ट्रा क्या आप दे सकते हैं। जब इमरजेंसी ड्यूटी होगा, जब आपका नाइट ड्यूटी रहेगा, तब आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि आपको बिना पूछे प्रोफेसर को लेना पड़ेगा, जो कॉमन डिजीजेस है, क्योंकि बार बार आप कॉल नहीं कर सकते, जो कि कॉमन डिजीजेस है उसको आपको जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जन ओपीडीज में आप पहले से ही चले जाइए, ओपीडी 9 to 5 रहता है, बीच में आपको खाने का पीरियड भी रहता है, तो वहाँ पे आप देखिए कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं कैसे देख रहे हैं। और आप लोगों को ज़्यादातर जो वाइटल्स हैं वो मॉनिटर करना रहता है वार्ड्स में, और वाइटल आपको 2 बार मॉनिटर करना रहता है। आपको बीपी कैसे मापना है, प्रॉपरली आना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि क्या वहाँ पे दिया जाएगा, नोराड दिया जाएगा, एड्रेनालिन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके वाइटल्स में। तो जो आप इनपुट वहाँ पे देंगे तो उस हिसाब से प्रोफेसर लोग बताएंगे कि क्या उनको ट्रीटमेंट देना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेचुरेशन वहाँ पे देखना है, पल्स आपको देखना है। देन किसी का अगर कैथेटर कुछ लगा हुआ है तो कैथेटर का आउटपुट कितना है वो आपको जानना है, यूरिन आउटपुट कितना है वो जानना है, क्योंकि बहुत सारे सीकेडी पेशेंट वहाँ पे आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन बहुत सारे लीवर सिरोसिस वाले आते हैं, अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस एंड ऑल, बहुत सारे आते हैं, तो एसाइटिक टैप कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। वो आपको सर्जरी में भी सीखने को मिलेगा और मेडिसिन में भी सीखने को मिलेगा। और ये जिगजैग पैटर्न में आपको जाके एब्डोमेन में इंसर्ट करना रहता है, और जितने भी फ्लूइड है उनको निकालना रहता है, और कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे एंटीसेप्टिक तरीके से उसको करना है वो आप आना चाहिए। देन आ जाते हैं पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो कि थोड़ा सा हेक्टिक भी मैं बोलूँगा, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि बच्चों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना रहेगा। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, न्यूनेट्स रहते हैं, जो एनआईसीयू में अगर आपका पोस्टिंग हो रहा है, क्योंकि पीडियाट्रिक्स में आपका 2 पोस्टिंग होता है, एक वार्ड में रहता है, आपको ओपीडी भी जाना रहता है, और एक एनआईसीयू में पोस्टिंग रहता है। तो एनआईसीयू में आपको कैथेटर डालना, क्योंकि बहुत डेलिकेट बच्चे रहते हैं, देन एनजी ट्यूब इंसर्ट करना, देन वाइटल्स को प्रॉपरली मॉनिटर करना, देन जो भी आईसीयू के जो मॉनिटर्स हैं, जो चार्ट्स हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करना, वो सब आना चाहिए। लेकिन ये सब में आपको हेल्प करेंगे जो आपके सीनियर्स होंगे, क्योंकि बहुत न्यूनेट बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए वो भी हमेशा अवेलेबल रहेंगे। देन उसके साथ आप जब वर्ड्स में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों में हम जब भी एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं वो बार बार खोल लेते हैं, क्योंकि इरिटेट अगर होते हैं, उनको पता भी नहीं रहता, बच्चे रहते हैं तो वो खोल लेते हैं, तो बार बार आपको डालना रहेगा। आपको टेम्परमेंट यहाँ पे खोना नहीं है। देन
बहुत सारे इमरजेंसी केसेस में आपको डोजेस पता रहना चाहिए कि ये मेडिसिन का डोज क्या होगा, क्योंकि बच्चों में डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आप अगर नहीं पता आपको, तो जो पीडियाट्रिक डोजेस गाइड है वहाँ से आप देख सकते हैं, या कोई रिलायबल ऑनलाइन रिसोर्स को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अपने हिसाब से कोई भी ऐसे रिकमेंड मत करिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो कोई सीनियर से पूछ लीजिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो। देन नेवर अंडर एस्टिमेट डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन इन पीडियाट्रिक पोस्टिंग, बिकॉज डिहाइड्रेशन वाला केस बहुत सारे आते हैं, और उनको किस हिसाब से फ्लूइड देना है, वो जो आप एक सॉल्यूशन पढ़े होंगे, आप एक चार्ट पढ़े होंगे कि कितने केजी में कितने ml देना है, कितने केजी अगर बढ़ा तो कितना केजी एक्स्ट्रा देना है, और कितना डायरिया हो रहा है उस हिसाब से कितना ORS देना है, या कितना IV फ्लूइड्स देना है, कौन सा IV फ्लूइड किस डिहाइड्रेशन में देना है, किस केसेस में कौन सा IV फ्लूइड देना है, कितने रेट में देना है, वो सब आपको आना चाहिए। और वो सब आप चिंता मत करिए, आपको ये धीरे धीरे आ जाएगा। जब आप पोस्टिंग में जाएंगे ये सब आपको पहले से बताया जाता है, सब आपके सीनियर्स होंगे, आपको बैठ के सब कुछ ये आपको बताएंगे। देन आ जाते हैं कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन PSM पोस्टिंग जो रहता है वो थोड़ा सा इतना हेक्टिक नहीं रहता, लेकिन इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप वैक्सीनेशन शेड्यूल्स आपको जानना चाहिए, वैक्सीनेशन के डोज आपको जानना चाहिए, डॉग बाइट का केसेस अगर आए तो उसको कैसे हैंडल करना है वो जानना चाहिए। वहाँ पे जो डॉग बाइट केसेस, स्नेक बाइट केसेस, ये सब हम हैंडल किए थे, वो मैं अभी मुझे पता चल रहा है जब एक CSC में मैं ज्वाइन किया हूँ तो वो कितना इंपॉर्टेंट था, वो कितना हेल्पफुल था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा। तो जब आप इंटर्नशिप में अच्छे से किए होंगे तभी आप यहाँ पे CSC में, PSC में, जहाँ पे भी आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आप हैंडल कर पाएंगे। या कोई भी PG में भी आप ज्वाइन कर लिए, कोई आपके दोस्त पूछ रहा है, कोई आपके रिलेटिव पूछ रहा है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या करना है। देन आपको ये टाइम को, क्योंकि 3 महीने का पीरियड था हमारे इंटर्नशिप के टाइम पे, तो वहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं अपने PG के लिए प्रिपरेशंस। मेडिसिन में आप नहीं पढ़ सकते, मतलब बहुत कम टाइम आपको मिलेगा, बहुत फटीक हो जाता है। लेकिन PSM में आपको टाइम मिलता है, बहुत बढ़िया से टाइम मिलता है, तो उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे INICET या NEET PG जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं वो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, और एक टाइम टेबल बना के उसको अप्रोच कर सकते हैं। देन आ जाते हैं कैजुअलिटी यानी कि एमरजेंसी। एमरजेंसी जैसे कि नाम ही बता रहा है कि आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। यहाँ पे हमारे वहाँ पे 8 आवर्स का शिफ्ट था, 8 आवर का 3 शिफ्ट। तो वहाँ पे हम 3 इंटर्न्स डिवाइड कर लेते थे अपने अपने में 8 आवर को, और वहाँ पे मेडिसिन कैजुअलिटी रहता है, सर्जरी कैजुअलिटी हमारे वहाँ पे था, ऑर्थो कैजुअलिटी भी था। लेकिन मेडिसिन और सर्जरी में हमें डिवाइड करके अपने अपने में रहना था। तो मेडिसिन कैजुअलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक था, सर्जरी कैजुअलिटी था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और वहाँ पे आपको हमेशा दौड़ना पड़ेगा, हमेशा जो भी न्यू पेशेंट आया उसका वाइटल्स आपको रेडी रखना पड़ेगा, और इमरजेंसी मेडिकेशंस जो हैं वो आपको जानना पड़ेगा, CPR कैसे देना है वो आपको जानना पड़ेगा। देन पेशेंट्स का अगर डेथ हो जाए तो कैसे काउंसिल करना है, वो कैसे अप्रोच करना है वो आपको सीनियर्स बताएंगे, वो आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में सीनियर्स ट्रीटमेंट में बिजी रहते हैं, तो आपको CPR एंड ऑल आपको खुद देके खुद डेथ डिक्लेयर करना रहता है, और खुद आपको बताना रहता है कि कौन कौन सा प्रोसीजर करने के बाद हम डिक्लेयर कर रहे हैं डेथ है। जैसे कि कोर्निया रिफ्लेक्स चेक करना रहता है, जैसे कि ECG लगा के अगर प्लेन लाइन आ रहा है वो देखना रहता है। देन आपको कटन पैड लगा के वहाँ पे चेक करना रहता है, टच करके कि रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं, कॉर्निया रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं। देन आपको प्यूपिलरी डायलेशन हो रहा है कि नहीं, वो सब चेक करना रहता है। देन इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो पेशेंट को डेथ डिक्लेयर किया जाता है, और डेथ डिक्लेरेशन एक फॉर्म रहता है, तो वो सारे फॉर्म आपको आना चाहिए। जैसे कि कैसे एडमिट करना है पेशेंट को, कैसे डिस्चार्ज करना है, कैसे डेथ डिक्लेयर करना है, ये सब आपको आना चाहिए। तो अभी बात करते हैं स्किल्स दैट यू मस्ट हैव टू लर्न, जैसे कि IV cannula insertion, Foley's catheter insertion, NG tube replacement and placement, then BP measurement properly, then wound dressing and suturing, basic CPR and airway management, then drawing of blood and sending it to the ABG lab and ABG analysis भी आपको आना चाहिए। then writing prescription properly, जो फॉर्मेट है वो जानना होगा, जो डोजेस है वो जानना होगा। then writing discharge summaries, देन जो डिस्चार्ज के बाद आपको इन्वेस्टिगेशंस का समरी रहता है वो भी आपको लिखना आना चाहिए। देन काउंसलिंग द पेशेंट्स कामली, ये सब कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपको आना ही आना चाहिए। देन ऑब्स गायनी में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्स गायनी में आपको बहुत सारे ऐसे न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है,
कैसे अप्रोच किया जाता है, एपिसियोटोमी कैसे दिया जाता है, कैसे सुचरिंग किया जाता है। सुचरिंग में 3 लेयर में सुचरिंग किया जाता है। तो जो मस्कुलर लेयर है, जो स्किन वाला लेयर है, जो अंदर का म्यूकोसा को आपको कैसे सुचर करना है, वो सब अलग अलग हिसाब से आपको आना चाहिए। देन आपको जो पेशेंट्स आया उसको कैसे एडमिट करना है, गायनी में एडमिट करने का अप्रोच थोड़ा सा अलग रहता है दूसरे डिपार्टमेंट में से। वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है और वो फॉर्मेट में आपको फॉलो करना रहता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है, जो यूएसजी के हिसाब से क्या गेस्टेशनल एज है, देन जो एलएमपी के हिसाब से जो गेस्टेशनल एज है वो देखना रहता है, वो मैच कर रहा है कि नहीं वो देखना रहता है। देन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अगर कोई है तो उसको अटैच करना रहता है। देन जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल कितना है वो देखना रहता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है, पॉलीहाइड्रोमनियोस है, तो उसको जल्दी से डिलीवर करना होगा अगर गेस्टेशनल एज अभी नहीं भी हुआ है। उस हिसाब से आपको कौन कौन सा अप्रोच है वो जानना होगा। देन आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस देखने को मिलेंगे, ट्विन प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलेगा, ट्रिपलेट भी मैंने देखा है एक बार। देन आप लोगों को कैसे ब्रिज डिलीवरी कैसे करते हैं, बहुत सारे मैन्यूवर्स होते हैं, मैन्यूवर्स कैसे परफॉर्म करते हैं वो आपको सीनियर्स बताएंगे। देन जितने भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होंगे वो तो आपको खुद से प्रेस्क्राइब करना रहेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिशन में प्रॉब्लम हो रहा है, देन वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ये सबको कैसे अप्रोच करना है वो सब आपको जानना रहेगा। देन आपको फीटल हार्ट रेट कैसे मॉनिटर करना रहता है, फिर कैसे आप जान सकते हैं वो भी आप सीखेंगे गायनेकोलॉजी में। देन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत सीखने को मिलता है, हेक्टिक रहता है लेकिन बहुत सबसे ज़्यादा सीखने को वहाँ पे मिलता है। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो मेडिसिन है वहाँ पे आपको कितना मार्क आ रहा है, कैसे आप लिखने में पढ़ने में कितने साउंड हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता। आप पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अप्रोच करके उनको हेल्दी कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहता है और वो आपको सिखाता है इंटर्नशिप के पीरियड में। तो इंटर्नशिप पीरियड को आपको लाइटली टोटली भी नहीं लेना है, प्रिपरेशन करना है, लेकिन ये जो स्किल्स हैं वो आपको सीखना ही सीखना है। देन अगर एक हार्श रियलिटी में आपको बताऊं तो आपके खाने का ठीक नहीं रहता, तो आप अपने साथ कुछ कैंडी या कुछ बिस्किट्स अपने बैग में हमेशा डाल के रखें। और कभी भी आपको उसको ज़रूरत हो सकता है, एक ओआरएस का पैकेट रख सकते हैं, कुछ ड्रिंक्स आप रख सकते हैं, पानी का बोतल हमेशा अपने साथ रखिए क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बहुत होता है वहाँ पे। कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो कि आपको मानना चाहिए, जैसे कि पंक्चुअल रहना है, आपको हमेशा टाइम से पहले आना है। देन आपके काम को ठगना नहीं है, आपको प्रॉपरली काम को करना है। देन आपको जो वाइटल्स है वो प्रॉपरली लेना है। कुछ ऐसे वाइटल्स होते हैं जिनका आप नहीं लेंगे तो भी चलता है, क्योंकि आप देख रहे हैं पेशेंट अच्छे से चल फिर रहा है, उसका हिस्ट्री कुछ नहीं है, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का कुछ नहीं है, तो आप उसमें स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिसमें कोई मेडिकेशन चल रहा है हाइपरटेंशन के लिए या हाइपोटेंशन के लिए या डायबिटीज़ का हाइपोग्लिसेमिया या हाइपोग्लिसेमिया का ज़्यादा चांसेस है, जिसको इंसुलिन चल रहा है, तो उस केसेस में आपको प्रॉपरली देखना रहता है। हाउ टू बैलेंस स्टडी एंड इंटर्नशिप एट द सेम टाइम। हाँ, स्टडी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंटर्नशिप के टाइम में, आपको इंटर्नशिप में फोकस करना रहता है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे ब्रांचेस हैं जहाँ पे आपको खुद को टाइम मिल जाएगा। अब मैं ब्रांचेस का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग ब्रांचेस में आपको छूट मिलती है, तो वहाँ पे आप अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। डेली 1-2 आवर आप स्टडी कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा इंटर्नशिप के पीरियड में भी कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। सबसे लास्ट में आपको बोलना चाहूँगा कि डोंट बर्न आउट, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करिए, उसको एन्जॉयमेंट के हिसाब से लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लीजिए, क्योंकि एक ही साल है और उसके बाद आपको अपने फील्ड में जाना है, तो ये टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करना है वो देखिए। और जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखिए और वो आपको लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करेगा। जब आप कोई पोस्टिंग में होंगे देन आप उनको पूछ सकते हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं कि इसमें क्या करना है। कोई अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो कोई भी आपके सीनियर्स हैं जो कि आपके दोस्त बन चुके हैं, आपके बड़े भाई जैसे बन चुके हैं, तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रहिए। आई नो यार, इंटर्नशिप थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग भी रियल डॉक्टर बनने वाले हैं, तो टफ सिचुएशन नहीं हुआ तो कैसे डॉक्टर। तो आप यहाँ से सीखेंगे और जाइए, मेक मिस्टेक्स और वो मिस्टेक से सीखिए, एन्जॉय द वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट और वंस इन ए लाइफ टाइम अचीवमेंट,
और इसको एंजॉय के साथ लीजिए। आपने मेरे कुछ ब्लॉग्स देखे होंगे इंटर्नशिप के टाइम में मैं कैसे अप्रोच कर रहा था, तो आप लोग भी देखे होंगे मैं बहुत एंजॉय भी करता था, सीनियर्स लोगों के साथ मिलता जुलता था। तो एक बहुत मेमोरेबल ट्रिप जैसा था मेरे लिए और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। एक बहुत बढ़िया मेमोरी मेरे साथ रह गया। कुछ बहुत अच्छे सीनियर्स मेरे ऐसे बन गए जो कि लाइफ टाइम तक मैं उनके साथ टच में रहूँगा। देन कुछ बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग सोल्स से मुझे मिलने का मौका मिला। देन कुछ ऐसे पेशेंट इंटरेक्शन हुए जो मेरे मेमोरी में अभी तक रह जाते हैं, जिसको कि हम कुछ स्टोरी के हिसाब से बाद में बात करेंगे। तो होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। और आपके कुछ दोस्त अगर इंटर्नशिप में ऑलरेडी हैं या इंटर्नशिप करने वाले हैं, उनको वीडियो जरूर भेज दीजिए। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।